सभी छात्रों को मेरा आशीर्वाद। कल मैंने अयस्कों के सांद्रण की विधियों के नाम बताए थे, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि खान से निकाले गए अयस्क में अनावश्यक अशुद्धियाँ, धूल, मिट्टी, कंकड़ उपस्थित होते हैं, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हीं गैंग या मैट्रिक्स को अयस्क से दूर करना, हटाना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण। इसकी मैंने आपको 4 विधियों के नाम बताए थे। कौन कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, जाग पलवन और रासायनिक या विक्षालन। तो साथ साथ नोट करते रहिए। आप पॉइंट डाल दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है गुरुत्वीय पृथक्करण। और हर एक में साथ साथ एक छोटे पॉइंट डालते हो। परीक्षा में आप पता है एक लाइन में प्रश्न पूछते हैं, हर एक में आप पॉइंट डालते हैं। इसमें पहला बिंदु क्या देना है हमें? गुरुत्व मतलब क्या होता है? भार। गुरुत्व में क्या होता है? भार यानी घनत्व। यह विधि उन्हीं अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जिनमें और गैंग या मैट्रिक्स के भार में अंतर होता है। अर्थात अयस्क भारी होते हैं और मैट्रिक्स हल्की होती है। तो पहली बात क्या याद रखनी है कि इस विधि का उन्हीं अयस्कों के लिए उपयोग करते हैं या उन्हीं अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जो अयस्क भारी होते हैं, जिनका घनत्व अधिक होता है। नंबर 2, अब कैसे करते हैं कि बारीक पिसे हुए अयस्क के चूर्ण को जल धारा के साथ बहा देते हैं। बहते हुए जल में डालते हैं तो क्या होता है? गैंग या मैट्रिक्स तो आसानी से जल में भीग जाती है, मिट्टी जल में गिल्ली हो जाती है और जल के साथ बह जाती है। लेकिन अयस्क के जो भारी कण है वो उसी जगह ढेर हो जाते हैं। गांव में ध्यान दिया होगा, जब बरसात आती है तो गली में जो रेत है वो सारी बह जाती। तेज बरसात हो तो सारा रेत है वो जल के साथ बह जाती है। केवल पीछे क्या दिखते हैं? बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़े ही दिखाई देते हैं। क्यों? कि वो जल के साथ बह नहीं सकते। तो वही बात है इन अयस्कों के लिए है कि जब जल धारा में इसको डालेंगे तो रेत या कण मिट्टी है वो तो जल के साथ बह जाएगी और वहाँ केवल उस अयस्क के भारी कण शेष रहते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार जिन अयस्कों का घनत्व अधिक होता है उनके सांद्रण के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे 3 नंबर पॉइंट कि जैसे लोहे के Fe2 लोहे के ऑक्साइड और टिन के ऑक्साइड, इन अयस्कों के सांद्रण में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि में बोर्ड में कभी विधि नहीं आती है, सिर्फ उसमें जो मुख्य बातें होती हैं उनमें से एक बात को पूछ लेता है, वो 1 नंबर की होती है। कैसे या क्या पूछेगा कि जिन अयस्कों के और गालक के घनत्व में अंतर होता है, कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? उत्तर क्या लिखोगे? सिर्फ गुरुत्वीय पृथक्करण, इतना सा 1 नंबर का है। सेकंड क्या पूछ सकते हैं? इस विधि में उदाहरण दीजिए जिन अयस्कों का सांद्रण करते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे के ऑक्साइड और टिन के ऑक्साइड। तो ये
2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है गुरुत्वीय पृथक्करण। साथ साथ आप कॉपी में ये पॉइंट नोट करते रहेंगे तो आप बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ आपका हैंड टू हैंड यानी इसी टाइम आपको याद हो जाएगा। आप थोड़ा देखना इस प्रयोग करके। नंबर 2 लेंगे चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय साफ समझते आप, लोहे को आकर्षित करने गुण क्या होता है? चुंबकीय होता है। तो जैसा कि नाम से विदित है, इस विधि का उन्हीं अयस्कों के लिए उपयोग होता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग केवल उन्हीं अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, या तो वो स्वयं चुंबकीय होते हैं या उनमें उपस्थित अपद्रव्य चुंबकीय होते हैं। नोट कीजिए बात को कि किस प्रकार के अयस्कों में उसका उपयोग करते हैं। उन्हीं अयस्कों के लिए उपयोग करते हैं जो या तो स्वयं चुंबकीय होते हैं, जैसे लोहे की ऑक्साइड है, या उसमें अयस्क में उपस्थित अशुद्धि भी क्या हो? चुंबकीय है। तब क्या करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इसमें आप बुक देखना, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है कैसे करते हैं। इसमें 2 व्हील यानी पहिए होते हैं जो एक दूसरे से एक रोलर के द्वारा, जो पट्टा से आप पट्टा बोल देते हैं, रोलर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार, और ये इसमें पहचानिए चुंबकीय के लिए इस प्रकार लगा होगा। अंतरीय ये चुंबक रहित और ये चुंबकीय पहिया होता है। चुंबकीय व्हील या पहिया। अब इसमें किस प्रकार पिसा हुआ अयस्क या एक हॉपर होता है जिसके द्वारा हम पिसे हुए अयस्क को डालते हैं। अब चूंकि ये पहिए घूम रहे हैं, बेल्ट इस प्रकार घूम रहा है। अब क्या है? पिसा हुआ अयस्क यहाँ डालेंगे। ये क्या, जब इस पर चलता है तो जो ही चुंबकीय पहिए के पास पहुँचता है तो जो चुंबकीय अशुद्धि या चुंबकीय अयस्क है वो तो इसकी ओर आकर्षित होकर इस प्रकार, यहाँ कोई पत्र रखा होगा उसमें आसानी से इसका ढेर हो जाएगा। यानी जो चुंबकीय पदार्थ है वो इस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। और जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, वो क्या होता है? दूसरे पात्र में ढेर हो जाता है। जैसे यहाँ से ऐसे आ जाएगा। यानी ये जो मिश्रण था, जो अयस्क था, उसमें चुंबकीय गुण वाला पदार्थ और चुंबक रहित वाला दोनों पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है। अब किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण करते हैं उसमें उदाहरण, इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है टिन स्टोन। टिन स्टोन में क्या मिला होता है? लोहे के ऑक्साइड और FeWO4। ये क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ। यानी कि ये अयस्क है, ये इसमें अशुद्धि गल मैट्रिक्स है। जब इस मिश्रण को, अयस्क को इस चुंबकीय पहिए से गुजारते हैं तो ये जो अशुद्धि है वो पहिए के पास में या इसके आकर्षित होकर पास में गिर जाती है, जबकि चुंबक रहित जो टिन स्टोन है वो दूर
गिर जाते हैं। इस प्रकार दोनों अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां भी याद रखिए, नंबर 1 फिर नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। वे ऐसक जो स्वयं चुंबकीय हो या उसमें अशुद्ध चुंबकीय हो के सांद्रण में चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। नंबर 2, इसका उपकरण का नामांक चित्र आ जाए, डायग्राम किताब में दिया हुआ, आप चित्र आसानी से बना लेंगे, 1 नंबर का डायग्राम आ जाता है। और नंबर 3 उदाहरण टिन स्टोन का सांद्रण। तो नंबर 2 हो गई। अब नंबर 3 फैन पलवन, या मैंने दिखाया था झाग पलवन, झाग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैन। नंबर 3 झाग पलवन। विधि इसको कहते हैं फैन पलवन। 2020 में इसमें जो उपकरण काम में लेते हैं उसका एकदम डायग्राम आ गया है। मैंने कल ही बताया था, इस पाठ में से 6-7 डायग्राम, एक डायग्राम आ जाता है 1 नंबर का, और 1 नंबर क्वेश्चन आता है जो एक शब्द में या एक लाइन में जवाब देना होता है। इसलिए हर एक बात को पॉइंट के रूप में नोट करेंगे। हेडिंग है फैन पलवन या झाग पलवन। इसमें कई बातें हैं और उनमें से बोर्ड में केवल एक ही बीच हम क्या करते हैं, विधि को रट लेते हैं पूरी। अपेक्षा में क्या आएगा, उसमें कोई एक बिंदु आए, इसलिए मैं आपको बिंदुओं के हिसाब से आपको मैं नोट करा रहा हूँ। ध्यान से, आपने कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना करें वो हमारे ध्यान में आ जाए, याद हो जाए, और ध्यान रखोगे याद भी होगा। लेकिन ध्यान हमारा यहाँ मेरी तरफ बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, नहीं कि बाएं दाएं देखते रहो, बातें करते रहो, कोई फायदा नहीं है। माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, पुण्य जी पढ़ा रहे हैं, पढ़ गया, ध्यान तो कहीं है वो। इसलिए जितनी देर में पढ़े ध्यान से केयरफुल ध्यान रखेंगे, स्वतः याद होगा। अब देखिए इसमें क्या, बहुत सी बातें हैं झाग पलवन में। देखो इसमें पहला बिंदु क्या है कि इस विधि का उपयोग उन्हीं ऐसकों के लिए करते हैं जो सल्फाइड के रूप में होती हैं। अब कल मैंने आपको 4 धातुओं के ऐसक लिख बताए थे, उसमें ऑक्साइड भी था, सल्फाइड भी था, कार्बोनेट भी था, सल्फेट भी था और जलयोज्य भी था। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि वो बोर्ड में पूछते हैं कि किस प्रकार की सल्फाइड ऐसकों के सांद्रण में किस विधि का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम उत्तर लिखेंगे झाग पलवन या फेन पलवन। जैसे CuFeS2, अब कल मैंने बताया था कि आप 4 ऐसक आपको याद करने पड़ेंगे, वो याद कर लो। कॉपर पाइराइटीज, ZNS जिंक ब्लेंड, PBS गैलेना, Ag2S सिल्वर ग्लांस। यानी इस प्रकार हम FeS2 सल्फाइड ऐसकों के सांद्रण में झाग पलवन विधि का उपयोग करते हैं। एक बात। सेकंड, अब इसका सिद्धांत क्या है, तो नंबर 2 क्या है, ये हो गया नंबर 2, लिखो सिद्धांत, तो समझ लीजिए। बोर्ड में आ जाता है कि झाग पलवन विधि का सिद्धांत क्या है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि ऐसक आसानी से या शीघ्रता से तेल में भीग जाते हैं, जबकि गालक या मैट्रिक्स या गैंग यानी कि अशुद्धि जल में आसानी से भीग जाती है। जब सल्फाइड ऐसक
और अशुद्धि के मिश्रण को जल तेल के मिश्रण में डाल दिया जाता है और वायु प्रवाहित करते हैं तो अयस्क सल्फाइड के रूप में झाग में परिवर्तित हो जाता है और गैंग या मैट्रिक्स पानी में गिल्ली होकर नीचे बैठ जाती है। फिर सुन लीजिए, अभी डायग्राम विधि समझाएंगे। सिद्धांत क्या है इसका कि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है, सल्फाइड अयस्क तेल में आसानी से या शीघ्रता से भीग जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, जबकि धूल मिट्टी कण गैंग पदार्थ जल में आसानी से भीग जाते हैं। जब इस जल तेल मिश्रण में प्रबल वायु को प्रवाहित करते हैं, सल्फाइड अयस्क झाग के रूप में जल सतह पर आ जाते हैं और जो गैंग या मैट्रिक्स है वो नीचे तल पर या बैठ जाती है। ये सिद्धांत। अब नंबर 3, प्रयुक्त पदार्थ और उनके उपयोग। इनमें क्या 5-6 पदार्थ है जिनका कि इस विधि में उपयोग होता है। कौन कौन से? झाग कारक, पलवन कारक, सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, और इसमें हो जाए, इसमें सक्रिय कारक एक और है संग्राही। एक होता है संग्राही और अवनमक। इसमें 5 रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है और परीक्षा में ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट पूछता है। पहला इसमें क्या है? झाग कारक। अब प्रश्न आ जाता है झाग कारक पलवन कारक क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। झाग कारक मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो सल्फाइड अयस्कों को आसानी से झाग में परिवर्तित करते या झाग वायु की उपस्थिति में अयस्क को झाग में परिवर्तित करते झाग कारक कहलाते हैं। इसमें चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल, और वसा अम्ल, यानी वसा अम्ल, नीलगिरी और का तेल, और इनमें कोई भी एक तेलीय पदार्थ को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आ जाता है कि झाग पलवन विधि में झाग कारक का उदाहरण दीजिएगा, लिख देंगे चीड़ का तेल। दूसरा है पलवन, मन क्या होता है? तैरना। यानी ऐसे रसायन या पदार्थ जो वायु के द्वारा बने हुए जो सल्फाइड अयस्क है, जो झाग है, उनको जल की सतह पर या जल में तैरने में सहायता करते हैं। ऐसे पदार्थ जो सल्फाइड अयस्कों के झाग को जल की सतह पर तैरने में सहायक होते हैं, जल प्रतिकर्षी बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? पलवन कारक। और इसका उदाहरण है पलवन कारक का दिया हुआ इसमें सोडियम एथिल जेंथेट। सोडियम, ये उदाहरण याद करना, सोडियम एथिल जेंथेट आर ओ सी डबल बॉन्ड एस एन ए। ये सोडियम एथिल जेंथेट का सूत्र भी आ जाता है। पूछ लेता है कि पलवन कारक के रूप में क्या काम में लेते हैं? सोडियम एथिल जेंथेट या पोटेशियम। सोडियम की बजाय क्या आ जाए? पोटेशियम एथिल जेंथेट। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ अगर के लगा दें तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम एथिल जेंथेट। तो इसमें
प्लवन कार्य के रूप में आप दो पदार्थों को याद कर लेंगे। उसके बाद में है स्थायी कारक, यानी ये जो प्लवन कारक है इनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी कारक। यानी झाग को स्थायी बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे क्रिसोल और एनिसोल। क्रिसोल सूत्र होता है क्रिसोल का, ये आप नोट कर ले करना साथ साथ, OHCH3 क्रिसोल। एक होता है एनिसोल। एनिसोल में क्रिसोल और हाँ एक एनिलीन, दूसरा है एनिलीन। ये अपने सूत्र लिखा है, ये +1 में एरोमेटिक में बेंजीन मिला पर NH2, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। तो स्थायी कार्य के रूप में यानी सक्रिय कार्य के रूप में क्या उपयोग करते हैं, एनिलीन और क्रिसोल। उसके बाद में है अवनमक। क्या है, अवनमक, डिप्रेसर। यानी कि सल्फाइड को अगर सल्फाइड, दो सल्फाइड का मिश्रण है, उनको पृथक करना हो, इसके लिए क्या काम में लाते हैं, अवनमक। इसका उदाहरण है सोडियम साइनाइड या सोडियम कार्बोनेट। यानी ये जो ऐसे दो पदार्थ हैं जिनको हम अवनमक या डिप्रेसर के रूप में काम लाते हैं। तो ये 5 बातें नोट कर लेना। झाग कारक में क्या होगा, नीलगिरी का तेल। प्लवन कारक जिसमें सोडियम एथिल जेंथेट। सक्रिय कारक कॉपर सल्फेट। अवनमक सोडियम साइनाइड। इनके एक एक उदाहरण आ जाते हैं। तो ये 5 प्रश्न तो ये बन जाते हैं बोर्ड में। 5 में एक ही पूछेगा कि झाग प्लवन में, झाग कार्य के रूप में, प्लवन कार्य के रूप में, सक्रिय कार्य के रूप में और अवनमक के रूप में किसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ अवनमक का एक उदाहरण दिया है बुक के अंदर, देखना कि एसिक में 2 सल्फाइड, हम तक ये विधि सल्फाइड एसिकों में प्रयुक्त होती है। अब एक एसिक में 2 सल्फाइड एसिक है, जैसे ZNS और PBS। अब हमें इन दोनों को अलग कैसे करेंगे। ये सही है कि इसमें सल्फाइड एसिड का सामना करने, इसको दोनों प्राप्त कर लेंगे, इनको पृथक कैसे करें। तो यहाँ प्रश्न पूछ लेते हैं कि 2 सल्फाइडों को पृथक करने के लिए फैन प्लवन विधि में किसका उपयोग करते हैं। उत्तर आएगा सोडियम साइनाइड। यानी NaCN क्या करता है, गैलेना और जिंक ब्लेंड दोनों के मिश्रण को पृथक करता है। क्यों कि यह जो सल्फाइड एसिड के झाग है उनको कम कर देता है। कैसे, जब जिंक ब्लेंड और गैलेना के दोनों के एसिड के झाग बनते हैं, यदि इस विधि में हम सोडियम साइनाइड मिला देते हैं तो यह जिंक सल्फाइड से क्रिया कर लेता है। और एक संकुल यौगिक बना देता है। ये जिंक सल्फाइड के झाग है, इसमें क्या मिलाएंगे हम, सोडियम साइनाइड। चूंकि यह लेड सल्फाइड से क्रिया नहीं करता है, केवल जिंक सल्फाइड से क्रिया करता है। एक संकुल सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट, नाम आपके ये संकुल यौगिक नाम आपको आएंगे, आगे किस नाम आएंगे संकुल यौगिक बता देता हूँ। नाम क्या है इसका, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट संकुल यौगिक। ये क्या होता है, जल में घुल जाता है तो जिंक सल्फाइड के झाग तो खत्म हो जाएंगे और केवल
गैलेना के सल्फाइड के झाग ही बचेंगे। इस प्रकार कि जिंक सल्फाइड से गैलेना को पृथक कर लेते हैं। तो ये था अब इसका डायग्राम विधि, झाग पलवन विधि का नामांकित जो बोर्ड में आया था, यहाँ छठा बिंदु में आ जाए, क्या आएगा, नामांकित चित्र। चित्र में क्या, इसमें एक आयताकार पत्र चित्र किताब में दिया हुआ है, आगे बोर्ड में द्वारा नहीं आए, फिर भी हमने एक आयताकार पत्थर होता है, इसमें पानी भर लेते हैं और चीड़ का तेल, जल प्लस चीड़ का तेल, और जल तेल मिश्रण। अब इसमें बारीक पिसा हुआ एशक डाल देंगे। जल तेल के मिश्रण में एशक सल्फाइड एशक का पिसा हुआ चूर्ण मिला देंगे और इसमें प्रबल वायु प्रबल वायु और वायु प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से हवा बाहर आएगी। चूँकि यहाँ सल्फाइड है वो तेल में भिगा हुआ है और जो गैंग है वो धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी पानी में भिगती है, गिल्ली होती है, ज्यों ज्यों गिल्ली होती है बाहर बढ़ता है, क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण। और ये गुरुत्वीय बल के कारण क्या होती है, जो मैट्रिक्स है या मिट्टी गैंग है, ऐसे बोलता है मैट्रिक्स या गैंग, जो मैट्रिक्स है वो तो नीचे पहले बैठ जाएगी। और ये जो सल्फाइड है ये क्या होता है, इसमें क्या मिला हुआ है, पलवन कारक मिला हुआ है, झाग कारक मिला हुआ है, वो क्या है, अब झाग इसकी ऐसे जल की सतह पर आ जाएगी। इस प्रकार ये क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड झाग, यानी कि जो प्रबल वायु प्रवाहित करेंगे तो सल्फाइड के जो झाग है वो जल की सतह पर आ जाते, इनको क्या करते हैं और आसानी से एक सी पात्र के अंदर इनको उड़े या अलग कर लिया जाता है और अशुद्धि नीचे रह जाती। इस प्रकार ये इसमें 4 नाम लिखने होते हैं, प्रबल वायु, आयताकार पात्र, मैट्रिक्स, जलचीड़ का तेल और झाग सल्फाइड झाग। तो ये 1 नंबर का डायग्राम में क्या होता है, आधा अंक होता है उसकी बनावट का, आधा होता है नाम का। कम से कम 4 नाम होने जरूरी है, तभी 1/4 एक नाम का होता है, तब आपको 1 नंबर आधा नंबर मिलेगा। तो ये अभी झाग पलवन, इसमें आप कितने पॉइंट हो गए फिर नोट कीजिए आप। नंबर 1, इस विधि का उपयोग सल्फाइड एशकों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कॉपर पायराइटिस, जिंक ब्लेंड या गैलेना। नंबर 2, सिद्धांत आप नोट कर लिया होगा, फिर रिपीट करता हूँ। यह विधि सिद्धांत पर आधारित है। सल्फाइड तेल में गिल्ले हो जाते हैं, मैट्रिक्स जल में। इस जल तेल मिश्रण जो वायु प्रवाहित करते हैं सल्फाइड झाग के रूप में अलग हो जाते हैं और गैंग या मैट्रिक्स नीचे पैंदे पर बैठ जाती है। ये सिद्धांत। फिर हमने 5 बातें बताई और 5 के 5 क्वेश्चन बताए, क्या कि झाग पलवन विधि में झाग कारक में क्या लेते हैं, चीड़ का तेल। पलवन कारक या संग्राही में क्या लेते हैं, सोडियम एथिल जेंथेट। सक्रिय कारक के रूप में कॉपर सल्फेट और अवनमक के रूप में क्या लेते हैं, सोडियम साइनाइड। अंत में बताया कि यदि 2 सल्फाइड एशक है तो उनको हम अलग अलग कैसे करेंगे, वो ऐसी स्थिति में अवनमक का उपयोग करते हैं, सोडियम साइनाइड। जैसे गैलेना और जिंक ब्लेंड में सोडियम साइनाइड को मिला दिया जाता है तो सोडियम साइनाइड एक सल्फाइड को विलय कर लेता है, झाग को नष्ट कर देता है, क्योंकि NaCN
सोडियम साइनाइड जिंक ब्लेंड से क्रिया करके सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट यानी एक संकुल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। ये यौगिक पानी में घुल जाता है, झाग नष्ट हो जाते हैं। केवल झाग किसके बचते हैं? गैलेना के। उनको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। तो ये थी फैन पलवन विधि। आज का एपिसोड समाप्त।